हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी सीआईबी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं एचआरएम का मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन। इससे पहले मैंने आपको एचआरएम का मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड किया और आज हम लोग मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आप भी एक्साइटेड होंगे इस पार्टिकुलर सेशन के लिए। सिमिलरली आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। अगले 1 घंटे में दोस्तों आपको मैं मॉड्यूल बी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको क्विकली रिवाइज करवा दूंगा, जिसके बाद आप यदि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप सारे कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है आपको कि एचआरएम वीपी विजिट्स की कस्टमर। ये क्या करते हैं कि रेलेवेंट मटेरियल को रीड करते हैं। दे रीड रेलेवेंट मटेरियल। उसके बाद कस्टमर मीटिंग को अरेंज करवाया जाता है। कस्टमर को इनिशियली अनवेलकमिंग। एचआर का फास्ट देखिए, एचआर का पास्ट कैसा है तो स्टाफिंग, कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस, ये सभी एचआर के पास्ट पहले होते थे। लेकिन अब जो है इवॉल्यूट हो चुका है, इसका इवोल्यूशन हो चुका है बिजनेस पार्टनर को, जो कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन होता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एचआर का रोल कॉर्पोरेट गोल से अलाइन हो गया है। ये बिजनेस वर्टिकल से ऑपरेट होता है। एचआर प्रोफेशनल को नॉलेज चाहिए बिजनेस में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में। एचआर के करिकुलम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक बढ़ा दिया गया है। स्ट्रेटजीज, यदि हम बात करें कि स्ट्रेटजी का बैलेंस स्कोर कार्ड, तो फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस, लर्निंग, डेवलपमेंट। एचआर क्या करता है दोस्तों कि हमारे अच्छे बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव लाता है। इसमें 4 एरियाज होते हैं। एक होता है लर्निंग एंड ग्रोथ, एक होता है बिजनेस प्रोसेस, एक होता है कस्टमर और एक होता है फाइनेंस। सो याद रखिएगा 4 तरह के एरियाज होते हैं। स्ट्रेटजिक एचआरएम की बात करें तो स्ट्रेटजिक एचआरएम का मतलब कि राइट पीपल, रिवार्ड, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग। ठीक है, तो एचआर एक तरह का सपोर्ट फंक्शन है। इसका इन्वॉल्वमेंट होता है रिसोर्सिंग में और प्लेसमेंट में। इसे रिएक्टिव देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को स्ट्रेटजी से टाई किया गया है इफेक्टिव एचआर के लिए। एचआर को परसीव किया जाता है बैक ऑफिस फंक्शन के रूप। जैक वेल्च ये कहते हैं कि एचआर एक क्रिटिकल फंक्शन है। एचआर को बिजनेस से अलाइन करें और ये बिजनेस पार्टनर में ट्रांसफॉर्म होता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट। और डेवलपर का मोड बताया तो एचआर कोच की तरह, मेंटर की तरह काम करेगा। जो बिहेवियरल स्पेशलिस्ट होते हैं वो डायनेमिक को समझते हैं, इशूज को प्रिवेंट करते हैं। राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, एचआर जो है वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है कि हमारे गोल को अचीव करवाता है। ये इट हेल्प अचीविंग द गोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एचआर जो है ई एच आर जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एचआर को बोलते हैं। ई-एच-आर सर्विस नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि एचआर प्रैक्टिस को वैल्यू एडेड एजेंडा के साथ इंटीग्रेट करता है। ये हमें बताता है कि कैसे सेल्स, ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट डिलीवर करते हैं बिजनेस रिजल्ट को। प्रिपेयर्ड एचआर फंक्शन लीड्स टू फ्यूचर सक्सेस। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि एचआर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। एचआर क्या करता है कि जो मार्केट इन्वायरमेंट क्वेश्चंस होते हैं उसे एड्रेस करता है कि कस्टमर लॉयलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, स्किल क्या क्या चाहिए मार्केट डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग, एचआर प्रोफेशनल स्किल क्या चाहिए। स्ट्रेटजिक एचआरएम में क्या होता है, हम एचआर को इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस के गोल के साथ। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एसेस करते हैं ह्यूमन कैपिटल में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। एचआर का नया रोल क्या है, पहला आता है कोर पीपल रोल, जिसके अंदर सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, रिटेंशन, ये सभी के सभी हमारे एचआर के नए नए रोल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एचआर का ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में क्या बताया जा रहा है कि ये ऐड करेगा रोल, जैसे कि एचआर टेक, लर्निंग एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट। दूसरा आता है हमारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। ये क्या आता है कि फ्लेक्सिबल कल्चर होता है। एचआर को बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन करना, चेंजेस को इंप्लीमेंट करना, आरओआई को एसेस करना ह्यूमन कैपिटल पे। आरओआई का 3 स्टेप होता है एचआर में। पहले कॉस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, बेनिफिट आइडेंटिफाई कीजिए और प्रोग्राम के आरओआई को आइडेंटिफाई कीजिए। एचआर के स्कोर कार्ड का 4 डायमेंशन क्या क्या होता है। पहला होता है एचआर डिलीवरेबल, दूसरा आता है हमारा हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, तीसरा आता है अलाइनमेंट विद की परफॉर्मेंस ड्राइवर और चौथा आता है मैट्रिक, बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट एचआर एंड एचआर स्ट्रेटजी। देखिए, इंडियन बिजनेस और जैसे कि आदित्य बिरला, आरपीजी ग्रुप, इन्होंने एचआर को एम्फेसाइज किया प्रोफेशनलिज्म के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और मार्केट लीग कॉम्पेंसेशन के लिए। टाटा ग्रुप का जो अर्ली रिकॉग्निशन था एचआर के वैल्यू का, जैसे टीएमटीसी, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सॉफ्टवेयर के जो नए फेसेस हैं वो नए एचआर चैलेंजेस फेस करते हैं मर्जर और एक्विजिशन के साथ। एक होता है हमारा आईडीपी। आईडीपी क्या होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। की पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट बताया जा रहा है, एक एनुअल प्लान होता है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे एनुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहांस करेगा। इसके अंदर हम गोल सेट करेंगे, कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे, पैशन आइडेंटिफाई करेंगे।
राइट। फिर आता है हमारा बिजनेस वैल्यू क्रिएट करना एचआर स्ट्रेटजी के माध्यम से। अब आपको मैं समझाता हूँ डेलॉइट का एचआर फ्रेमवर्क मॉडल। इसका फोकस था कि हम लोगों को पहले रखें की सक्सेस फैक्टर के रूप में हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी पीपल एज द फर्स्ट पॉइंट। फिर इसका एम ये था, ये जो मॉडल था इसका एम ये था कि एचआर स्ट्रेटजिक रोल को स्ट्रेंथन करें। फिर 10 स्टेप अप्रोच है जिसके अंदर हम ह्यूमन कैपिटल वैल्यू को डिफाइन करेंगे, एचआर प्रोडक्ट को अलाइन करेंगे और ब्ला 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 आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया डेलॉइट का जो एचआर फ्रेमवर्क मॉडल था उसके 10 स्टेप अप्रोच के बारे में। इतना आपको नहीं पूछा जाएगा कि 10 स्टेप अप्रोच क्या है, बस आप याद रखिए कितना स्टेप है, ये याद रखिए 10 तरह का अप्रोच होता है, ठीक है। अब उसको डिटेल में बताया जा रहा है कि आप ह्यूमन कैपिटल वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, एचआर प्रोडक्ट को कैसे अलाइन करेंगे, एचआर प्रोसेस एनालिसिस, एंश्योर राइट एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल, एस्टैब्लिश राइट एचआर कैपेबिलिटी, वही चीज़ बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि टेक सेवी और हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड को लेवरेज करना न्यू जनरेशन एम्प्लॉय का। पहला आता है पॉइंट न्यू ऑपरेटिंग मॉडल। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटेड टूल, डिफाइंड ऑपरेटिंग डिसिप्लिन, एलआईटी को अलाइन कीजिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, एक एगाइल ऑर्गेनाइजेशन को कल्टीवेट कीजिए जो कि रिस्पॉन्ड करता है मार्केट डिस्ट्रप्शन को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नए डिजिटल टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कीजिए और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी स्टैक को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बात करते हैं हम लोग फैक्टर एनालिसिस इन एचआरएम। एचआरएम में फैक्टर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फैक्टर एनालिसिस ग्रुप क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस क्या करते हैं कि जो रिलेटेड बिहेवियर है उसे ग्रुप करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को हम लोग मेजर कर सकें। तो यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन में, रिलेशनशिप एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर एनालिसिस। यदि हम टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो एक होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि हम अंडरलाइंग फैक्टर को देखते हैं बिना किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर का। फिर एक आता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग फैक्टर को रिकन्फर्म करेंगे, उनके कोरिलेशन को रिकन्फर्म करेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चरड इक्वेशन मॉडलिंग। अब देखिए अदर क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कॉमन फैक्टर एनालिसिस। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है कि ऑरिजिनल डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करेगा रिजल्ट से। कॉमन फैक्टर एनालिसिस क्या करेगा, वेरिएंस को यूज करेगा ऑरिजिनल वेरिएबल के बीच में, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। फैक्टर एनालिसिस का बेनिफिट क्या मिलता है हमें, तो फैक्टर एनालिसिस का बेनिफिट ये मिलता है कि हम अंडरलाइंग फैक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम देख पाते हैं कि कॉमन एस्पेक्ट क्या है वेरिएबल के बीच में और उसे क्लस्टर कर सकते हैं होमोजेनियस सेट में। फिर हम वेरिएबल को अकेले आइडेंटिफाई नहीं, स्क्रीन भी कर पाते हैं, यानी ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करें, ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करें कि वो एक वेरिएबल को सेलेक्ट करे जो कि बहुत सारे को रिप्रेजेंट करे, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन इन एचआर प्रोसेस। तो एक रिलेवेंट क्वेश्चनियर डेवलप करना, स्मॉल ग्रुप पे टेस्ट करना इससे पहले कि ब्रॉड एप्लीकेशन करें, ये फैक्टर एनालिसिस का मेन पार्ट है। फिर डेटा को एनालाइज करना ताकि फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि सिमिलर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रोसेस स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कीजिए। कैसे कलेक्ट कीजिएगा, प्राइमरी डेटा क्वेश्चनियर के माध्यम से बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्सेज गैदर कीजिए। फिर डेटा को एनालाइज कीजिए, डेटा को टैबुलेट कीजिए, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कोरिलेशन टेस्ट कंडक्ट कीजिए, फैक्टर एनालिसिस को यूज कीजिए ताकि रिड्यूस कर सके आइटम को और इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके। और फाइनली आता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी एफिकेसी को एसेस करना और इंप्लीकेशन को एसेस करना अलग अलग एचआर प्रोसेस का। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल के तौर पर एचआर एट्रीब्यूट है तो आप क्वेश्चनियर का यूज करेंगे जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट, सुपीरियर सेल्फ लीडरशिप, पे एंड बेनिफिट, जॉब सेटिस्फैक्शन, ट्रेनिंग फैसिलिटी, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। फिर फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन को स्टडीफाई कर सके होमोजेनस सब ग्रुप में। इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑल दिस थिंग, तो नॉलेजेबल रिसर्चर चाहिए डेटा सिलेक्शन के लिए और एट्रीब्यूट असाइनमेंट के लिए। प्रॉपर फैक्टर सिलेक्शन बहुत क्रूशियल है ताकि हम एक्सेसिव सिमिलैरिटी को अवॉइड कर सकें। तो ये करेक्टली डन फैक्टर एनालिसिस एड्स इन मार्केट रिसर्च, हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कनेक्टिंग स्ट्रेटजी टू ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है इससे हमारा एक्शनेबल रिजल्ट आएगा, खासकर एचआर के फंक्शन में। तो एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय में एचआर प्लानिंग आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आएगा। एचआर प्लानिंग मतलब कि कितना नंबर ऑफ टैलेंट चाहिए, उसका टाइमिंग क्या होगा, उसका प्लेसमेंट क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि आप कलेक्ट करें, इवैल्यूएट करें इन्फॉर्मेशन को ताकि एम्प्लॉयमेंट ऑफर को एक्सटेंड कर सकें। बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी होता है, टाइमली बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है ताकि इनसाइडर फ्रॉड को आप रोक सकें बैंक में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको यदि किसी जॉब के लिए स्पेसिफिक स्किल चाहिए उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ब्रॉड एम्प्लॉय ग्रोथ फॉर फ्यूचर रोल, यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपको एम्प्लॉय का ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और एक आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन, यानी कि ओवरऑल इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग नीड्स को केयरफुली एसेस करना, टारगेट करना है। ट्रेनिंग के बाद नए स्किल को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, पहले आप रोल को डिफाइन कीजिए, परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, यानी कि आप एम्प्लॉय का क्लियर एक्सपेक्टेशन देखिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, वो क्लियरली आप उसे बताइए। ये होता है डिफाइनिंग रोल। दूसरा आता है कि आप उसके परफॉर्मेंस को रेगुलरली असेसमेंट कीजिए। तीसरा आता है हमारा परफॉर्मेंस फीडबैक, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करना है, ये भी एसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। इफ यू टॉक अबाउट रिवार्ड सिस्टम, यदि हम रिवार्ड सिस्टम की बात करें, देखिए रिवार्ड सिस्टम में क्या है कि रिवार्ड को टेलर किया जाता है इंडिविजुअल नीड्स से।
ठीक है, जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों ऑफर किया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेटजी एजुकेशन, तो एक 5 पॉइंट एजेंडा है एचआर प्रोफेशनल के लिए। जरा देखते हैं कि ये 5 पॉइंट एजेंडा क्या है, व्हाट इज दिस 5 पॉइंट एजेंडा। सबसे पहले आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझिए, मतलब स्ट्रेटजी के इशूज क्या क्या है। फिर ऑपरेशन में इंगेज कीजिए, यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन करना ताकि क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकें। फिर आता है एचआर और आईआर को ब्रिज करना, यानी एचआर स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना ताकि इवॉल्विंग रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। फिर आता है नॉलेज फ्लो को फैसिलिटेट करना, यानी प्रमोट कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए नॉलेज शेयरिंग को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वैल्यू क्रिएशन में शिफ्ट होना, यानी एचआर का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू टू द कंपनी परफॉर्मेंस, ये देखना। ये हमारे 5 पॉइंट एजेंडा है। दोस्तों, आपको एचआर की यदि हमारे क्विक रिविजन पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारे एचआर के कैप्सूल कोर्स में आप अवेल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एचआर का मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। सभी पेजेस से लगभग 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं सभी पेजेस से, जिसके बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास। तो यदि आप एचआर के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप में ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप टाइम बाउंड मैनर में क्विजेस के माध्यम से सभी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं जो भी पॉइंट आपने पढ़ा है, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और स्ट्रेटजी के एचआरएम की। तो एचआर समझे और इन्फ्लुएंस करे वर्कफोर्स बिहेवियर को ताकि वो स्ट्रेटजी गोल से अलाइन हो सके। देखिए, सीईओ कौन होते हैं? सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेटजिक प्लान को एग्जीक्यूट करे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेट करके रखा है। खासकर सीईओ जो है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर का भी टाइटल होल्ड करते हैं और वो डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले फिगर हेड होते हैं, सेरेमोनियल ड्यूटीज परफॉर्म करना, लीडर की तरह काम करते हैं, यानी वो सबऑर्डिनेट को मैनेज करेंगे और मोटिवेट करेंगे। ठीक है, देखिए की पॉइंट्स क्या है। पहला फिगर हेड, फिर है लीडर, फिर लाइजन, यानी एक्सेलेंट एक्सटर्नल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एंटरप्रेन्योर यानी इनिशिएट करेंगे स्ट्रेटेजिक चेंजेस को, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो दीज आर द सीईओ मेन पॉइंट्स। अब यदि हम बात करें सीईओ ड्यूटीज की, तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ लीड करना, इंप्लीमेंटेशन जो प्लान है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है इसको मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइज करना कंपनी को, स्टाफ को, इंश्योर करना बजट कंप्लायंस, रिस्क को मैनेज करना। ये सभी और भी देखिए 18 पॉइंट दिए गए हैं, इसको एक बार देख लीजिए, दैट्स ऑल। सीईओ और टैलेंट मैनेजमेंट की बात करें तो टैलेंट मैनेजमेंट का फोकस होता है कि आप एम्प्लॉय को डेवलप करें और रिटेन करें ताकि वो बिजनेस नीड को मीट कर सके। तो स्ट्रेटजी डेवलप करना, कॉम्पिटेंस मेजर करना, टेलर डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करना, पॉलिसीज को अपडेट करना, ये सभी हमारे टैलेंट मैनेजमेंट के पार्ट है। यदि हम टैलेंट मैनेजमेंट वर्सेस एचआर की बात करें तो टैलेंट मैनेजमेंट हमारा स्ट्रेटजिक होता है, इसका फोकस केवल टॉप टैलेंट पे होता है, और एचआर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करता है। तो की पॉइंट्स क्या आप याद रखेंगे कि टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक है और एचआर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करता है। सीईओ रोल इन टैलेंट मैनेजमेंट, सीईओ हेविली इन्वॉल्व होता है टैलेंट मैनेजमेंट में। इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है आपके कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए। फिर की फीचर ऑफ सीईओ ले टैलेंट में बात करें तो यहाँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया जाएगा। टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की नेसेसिटी हो चुका है सीईओ के लिए। ठीक है, ये बताता है कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इंटेंजिबल एसेट का और ब्रॉड स्क्रूटनी का एथिक्स और परफॉर्मेंस पे। इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर लीडरशिप के लिए प्लान कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रूशियल होता है बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। और एक और पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग बहुत वाइटल है। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और डेवलप करते हैं नए लीडर्स को। यू आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू लीडर्स टू रिप्लेस ओल्ड वन। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारे ब्रॉडर एचआर प्लानिंग का पार्ट है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले की एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आप कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए की एरिया और पोजीशन के लिए। तो पहले की एरिया देखना है, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सभी की एरिया हो गए। फिर उसके बाद कैपेबिलिटीज को देखना है कि कितना क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या एबिलिटीज चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। तो ये सभी हमारे कहलाते हैं कैपेबिलिटीज फॉर की एरिया एंड पोजीशन। तो की एरिया आपने डिफाइन किया, आपने आइडेंटिफाई किया कैपेबिलिटीज को, एक की लीडरशिप कॉम्पिटेंस प्रोफाइल को यूज कीजिए। तो दोस्तों इफेक्टिव टैलेंट और सक्सेशन मैनेजमेंट क्रूशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। फिर आता है कि आप इंटरेस्टेड एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर जैसे कैरियर प्लान डिस्कस करना, की एरिया डिस्कस करना, डाइवर्स कैंडिडेट फॉर की रोल। अब देखिए स्टेप 4 बताया जा रहा है कि आप इंप्लीमेंट कीजिए सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान। तो उसके बाद आता है कि इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, सक्सेशन के लिए प्लानिंग करना, और फाइनली आता है मैनेजरियल सक्सेस प्लानिंग। मैनेजरियल सक्सेस प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आप टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है, हाई लेवल रिव्यूज होता है प्लान का, एक्सेलरेटेड प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। व्हाट इज जॉब फैमिली? जॉब फैमिली एक इंटीग्रेटेड मॉडल है सक्सेशन प्लानिंग का। तो हमारे पास की एरिया में जो स्पेशलाइजेशन होता है वो हमारे हेल्दी सक्सेशन को फॉस्टर करेगा। तो देखिए सक्सेशन चैलेंज है, हेल्दी पाइपलाइन चाहिए। जॉब फैमिली का मतलब क्या होता है कि जो जॉब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। जो जिस जॉब का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलर नेचर है, सिमिलर स्किल्स है, सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको एक साथ ग्रुप करना है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? कैरियर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प
हेल्पफुल होता है, फेयर प्रमोशन मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें जॉब फैमिली का, तो ये हमारे कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर से लिंक होता है प्राइवेट सेक्टर में। बैंक में इसको यूज करती है कैरियर डेवलपमेंट के लिए और सक्सेशन के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक होता है वर्टिकल, जिसको बिजनेस यूनिट बोलते हैं, और हम लोग जॉब फैमिली की बात कर रहे हैं, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, इसको क्रॉस फंक्शनल बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। इसके अंदर सिमिलर वर्क को कवर कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज होता है कैरियर मैनेजमेंट के लिए, ये रिवार्ड स्ट्रेटजी को एचआर स्ट्रेटजी से लिंक करता है। जैसे इसके अंदर 15 से 20 जॉब फैमिलीज होते हैं। कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें तो इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पोजीशन। डिफरेंशिएशन क्या है कि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश, आप अलग अलग जॉब फंक्शन को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेड सिमिलैरिटी, मतलब कि आइडेंटिकल स्किल एंड कॉम्पिटेंसी विद इन अ फैमिली, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब फैमिली का एग्जांपल है रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, आईटी एंड डेटा एनालिटिक्स, एग्री फाइनेंस, ट्रेजरी अकाउंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो जॉब फैमिली और स्पेशलिस्ट कैटेगरी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं, और ये इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो जॉब फैमिली को एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे स्पेशलिस्ट कैडर के साथ कोर फील्ड में। इमर्जिंग मॉडल की बात करें तो ये एक इफेक्टिव होता है सस्टेन सक्सेशन के लिए और बेनिफिट इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। इफ यू टॉक अबाउट द एम्पिरिकल स्टडी, तो ये इंडिकेट करेगा कि मॉडल कुछ रिवॉल्यूशनाइज एंड पीपल मैनेजमेंट लीडरशिप पैटर्न, ये मॉडल जो है रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है पीपल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पैटर्न। ओके, जॉब हैबिट की बात की जा रही है। बात करें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की, देखिए टूल्स होता है जिसके माध्यम से हम पर्सनल एक्टिविटीज़ को इवेल्यूएट कर सकते हैं और ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकते हैं एचआर फंक्शन में। क्या क्या स्टेप्स होता है इसमें? सबसे पहले एचआर प्रैक्टिस को जो आप डिजायर कर एचआर प्रैक्टिस को उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद आता है कि आप कल्चर प्रैक्टिस को एसेस कीजिए, रिजल्ट को एनालाइज कीजिए और गोल एस्टैब्लिश कीजिए, एक्शन लीजिए। एचआर और ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इवैल्यूएट कीजिए करंट इफेक्टिवनेस को, स्टैंडर्डाइज कीजिए प्रैक्टिस को। बेनिफिट क्या होता है एचआर ऑडिट का? तो सबसे पहले एचआर के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना, एचआर डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल इमेज को इंप्रूव करना, इंकरेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और प्रोफेशनलिज्म को। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट प्रोसेस। तो ऑडिट प्रोसेस क्या होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट, एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कंपनी इनिशिएटिव, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि स्टाफिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग प्रोग्राम, न्यू हायर ओरिएंटेशन, इशू रिजोल्यूशन, इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स आती हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, आप स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, रिजल्ट को रिव्यू कीजिए ताकि थीम्स पता कर सके स्पेसिफिक एचआर एरिया में, करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए अगेंस्ट ऑडिट ताकि जो पास्ट एक्शन हमने लिए हैं उसे इवैल्यूएट कर सकें और फ्यूचर एक्शन के बारे में इन्फॉर्म हो सकें। लेट्स टॉक अबाउट एस्टैब्लिशिंग इंप्रूवमेंट गोल एंड टेक एक्शन। तो ऑडिट को कंडक्ट कीजिए एनुअल प्लानिंग से पहले ताकि आप रियलिस्टिक गोल सेट कर सकें और फोकस करें कि मेंटेनिंग गुड प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग इंप्रूव्ड वन। बात करें हम लोग एग्जांपल ऑफ इंप्रूव्ड एचआर मेजर की, जैसे कि देखिए कहाँ कहाँ इंप्रूव्ड एचआर मेजर लाया गया, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं डेवलप एंड शेयर टोटल कॉम्पेंसेशन फिलॉसफी, रिड्यूस द टाइम टेकन टू फिल ओपन पोजीशन, कंट्रोल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ट्रेंड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंप्रूव्ड एचआर फंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड एज अ चेंज लेवर। तो एटीट्यूड प्रोसेस ड्राइव कर सकता है चेंज को एचआर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा बेटर थ्रू बेटर डेफिनेशन एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन वर्ड आया है कम्युनिको मतलब कि टू शेयर और कम्युनिस्ट मतलब कॉमन वर्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप सिंबल, मैसेज, मीडिया इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, नेटवर्क और ब्रॉडर डिस्कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगला पॉइंट है हमारा स्कोप, इसके अंदर पब्लिक रिलेशन, पता ही आपको रिलेशन फील्ड क्या है ये भी पता है आपको। अर्ली एजम्पशन क्या था ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन में कि ह्यूमन रैशनली एक्ट करते हैं विथ एक्सेस टू नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस है इनकोडिंग का और डिकोडिंग का मैसेज का। तो ऑर्गेनाइजेशन एक मैकेनिकल एंटिटीज़ के बारे का है जिसके पास इंटरचेंजेबल पार्ट हो। देखिए कम्युनिकेशन रिसर्च का कहाँ से इवॉल्व होता है कि फोकसिंग फ्रॉम फोकसिंग ऑन क्लैरिटी टू एक्सप्लोरिंग हाउ कम्युनिकेशन शेप आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। आज के मॉडर्न थ्योरी में पीटर सिंगे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर सिंगे ने इंट्रोड्यूस किया था लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को और सिस्टम थिंकिंग के कंसेप्ट को 1990s में, और अब फंडामेंटल माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में। फिर कम्युनिकेशन अप्रोच की बात करें, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के अंदर क्या होता है? फॉर्मल आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड होता है, राइट। सो यू कैन सी द फॉर्मल इज एन स्ट्रक्चर्ड पार्ट और रिकॉग्नाइज सिस्टम का, जैसे स्टाफ मीटिंग हो गया, परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जो कि सोशल इंटरेक्शन से राइज होता है, जैसे कि ग्रैब वाइन। और एक होता है ग्रैब वाइन, क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अवार्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? अवार्ड का मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनेट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। देखिए हमारा जो पीर डिपार्टमेंट है या बिजनेस वर्टिकल है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हमारा क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो लर्निंग, टीम वर्क, सेफ्टी, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ट्रेडिशनल जनरेशन के लिए कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता था? तो ये लॉयल्टी और रिलेशनशिप पे फोकस करते थे।
बेबी बूमर के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्क कंपोनेंट। जनरेशन एक्स के लिए क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस। मिलेनियल्स के लिए क्या है, जो जनरेशन वाई कहलाते हैं, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं सेटिंग अप अ न्यू एचआर डिपार्टमेंट। पहले सवाल ये उठता है कि वाई एन एचआर डिपार्टमेंट इज नीडेड, डिफाइन मिशन एंड गोल, रोल अहेड। ऑडिट इशू में एक दिक्कत आती है, की एचआर एक्टिविटीज में रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कॉम्प्लायंस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट आता है। अब देखिए एसएचआरएम में यानी स्ट्रेटजिक एचआरएम में कुछ नए फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर पीपल का रोल है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन होता है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल है। एचआरपी क्या होता है, इस कॉल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हम क्या करते हैं कि कितने क्वालिफाइड पर्सनल की रिक्वायरमेंट है उसे एस्टिमेट करते हैं, सप्लाई डिमांड को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसे इंश्योर करते हैं। एचआरपी के माध्यम से गेसवर्क को रोक सकते हैं और इम्बैलेंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एचआरपी, सो ग्रोथ प्लान, बिजनेस ट्रेंड, मैन पावर गैप, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सिंग एचआरपी। सो दीज आर द सम ऑफ द एचआरपी एलिमेंट्स। अब देखिए इसका प्रोसेस होता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को एनालाइज कीजिए, उसके बाद फोरकास्टिंग को डिमांड कीजिए, राइट, एंड देन आफ्टर यू सप्लाई फोरकास्टिंग, एस्टिमेट नेट एचआर रिक्वायरमेंट, प्लान फॉर सरप्लस, प्लान फॉर डेफिसिट, एंड देन आफ्टर आप रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। एचआरपी का प्रोसेस ये होता है कि मैन पावर का गैप कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करना, फोरकास्टिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना। अब फोरकास्टिंग फैक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल जिसके अंदर हमारा बिजनेस प्रोजेक्शन, बजट कंस्ट्रेंट, न्यू प्रोडक्ट, ये सब ये इंटरनल आएगा, और एक्सटर्नल में हमारा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, जॉब मार्केट, इकोनॉमिक क्लाइमेट, ये सब एक्सटर्नल में आएगा। इफ यू टॉक अबाउट द मैन पावर फोरकास्टिंग टेक्निक, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट जजमेंट। तो मैनेजर फोरकास्ट करते हैं असेसमेंट के बेसिस पर, पास्ट रेशियो देखा जाता है, यानी हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके हम फ्यूचर नीड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। फिर एक आता है वर्क स्टडी टेक्निक, यानी प्रोडक्टिविटी को मेजर कीजिए, यानी कि मान लीजिए बीपीओ की बात कर रहे हैं तो कॉल पर आवर कितना है। फिर डेल्फाई टेक्निक होता है, डेल्फाई टेक्निक में क्या होता है कि एक्सपर्ट ग्रुप जो होते हैं उनके एस्टिमेट को एचआर समराइज करता है। फिर एक आता है एनुअल एचआरपी एक्सरसाइज, ये टिपिकली इंटरनली कंडक्ट किया जाता है एचआर एक्सपर्ट्स के द्वारा। इफ यू टॉक अबाउट स्पेशल कंसिडरेशन वी हैव बैंकिंग सेक्टर, तो प्रोडक्टिविटी मेजर किया जाता है रिटेल प्रोडक्ट सेल से, और क्रॉस सेलिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन का मतलब कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको पूल से हायर करना। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक होता है इंटरनल, जो कि कम कॉस्टली होता है, कैंडिडेट ऑलरेडी फैमिलियर होता है ऑर्गेनाइजेशन से। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नया आइडियाज का लिमिटेशन होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स आता है, पोटेंशियल मोरल इशू होता है जो कि प्रमोट नहीं होते हैं उनके लिए। इंटरनल रिक्रूटमेंट का समझ में आ गया। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि नया स्किल और एक्सपीरियंस आता है, कॉस्टली होता है, हायरिंग मिस्टेक का चांस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। डिफरेंस क्या है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है जिसका एम है कि एट मेनी कैंडिडेट को अट्रैक्ट करें, सिलेक्शन नेगेटिव होता है, ये एलिमिनेशन पे फिक्स होता है, एलिमिनेशन पे फोकस करता है। सीक्वेंशियल इंटरव्यू का टाइप होता है जैसे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड, फिर बिहेवियर जिसको बीईआई शॉर्ट में बोलते हैं, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू और सीक्वेंशियल इंटरव्यू। एक होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके माध्यम से हम इंश्योर करें एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड को। एक होता है सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर, यानी टेस्ट के रिजल्ट पे, इंटरव्यू पे या दूसरे असेसमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी और डिसकंटिन्यूइंग इंटरव्यू, 1 जनवरी 2016 से सरकार ने लोअर लेवल पोस्ट के लिए इंटरव्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड, ग्रुप सी और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिवाइज किया अपने रिक्रूटमेंट स्कीम को अकॉर्डिंगली। एक अच्छा सिलेक्शन प्रैक्टिस का क्या एसेंशियल होता है, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, इंटरव्यू पैनल, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब स्पेसिफिकेशन। ये रिक्रूटमेंट का मतलब कि टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड टूल का यूज करना रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए, जैसे जॉब वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंट्रानेट, ये सभी मेथड्स होते हैं। आईटी और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत पॉपुलर है ये रिक्रूटमेंट। बेनिफिट क्या है कि आरओआई बढ़ने के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, लार्ज पूल ऑफ रेज्यूमे का एक्सेस मिलता है हमें। ये रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या मिलता है, एफिशिएंसी, स्पीड, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, डेटा बेस सपोर्ट, मॉडर्न नेसेसिटी। इंपैक्ट क्या पड़ता है एचआर फंक्शन में, हायरिंग प्रोसेस फास्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। यदि लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट में, तो कंपनी सोशल मीडिया यूज कर रही है, फैंस, कैंडिडेट, एम्प्लॉय, एलुमनाई सबको अट्रैक्ट करते हैं। सोशल सोर्सिंग यानी सोर्सिंग कैंडिडेट ऑनलाइन, ये बहुत क्रिटिकल है। नए नए टूल्स हैं जैसे कि एंटेलो, गिल्ड, टैलेंट विन, ये सभी कैंडिडेट के सोशल फुटप्रिंट को एक्सेस करते हैं। रिक्रूटर रिसोर्सेज हो गए हैं, तो रिक्रूटर फोकस करते हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग पे, जबकि हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू को हैंडल करते हैं। फिर एक देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है न्यू असेसमेंट साइंस के बारे में, तो कुछ नए असेसमेंट टूल्स आ गए हैं, प्रोवाइडर्स आ गए हैं, राइट। तो जैसे इवॉल्व हो गया, लॉगी सर्व हो गया, पीपल आंसर्स हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों एंड टू एंड टैलेंट ब्रांड आ गया है, तो एम्प्लॉय ब्रांडिंग इवॉल्व हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव
ये फ्यूचर, यदि हम फर्दर ट्रेंड इन कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट की बात करें तो मॉडर्नाइज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो न्यूमेरिकल फील्ड को फिल करने में डॉन्टिंग टास्क हो सकता है, ये सिस्टम बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद इमर्जिंग टूल की बात करें तो नया सिस्टम मैनेज करता है इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जैसे एग्जांपल के तौर पर ओरेकल हो गया, सक्सेस फैक्टर हो गया। फिर यदि हम बात करें इम्पैक्ट ऑन ब्रांड की, तो इसमें देखिए एक गेट कैंडिडेट एक्सपीरियंस बुक में दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग हाई वैल्यू आउटसोर्सर एंड स्टाफिंग फर्म, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि रिक्रूटमेंट जो है बाय रोल वेरी करता है, तो इसको इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिग डेटा क्या होता है दोस्तों, बिग डेटा का मतलब कि एडवांस एचआर एनालिटिक्स स्टार्ट होता है डेटा को रिक्रूट करने से। फिर क्या मतलब हुआ की क्वेश्चन, समझिए कि इफेक्टिव कैंडिडेट कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एफिशिएंट रिसोर्सिंग चैनल कौन सा है। रिक्रूटमेंट डाटा रिच होना चाहिए, डेटा रिच होना चाहिए, और नंबरस नए नए कंपनी एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करें, जैसे ब्रोडबिन हो गया, बर्निंग ग्लास हो गया, लिंक्डइन हो गया, ईक्वेस्ट हो गया एक्सेट्रा। इजी कोऑर्डिनेशन, की टू हायरिंग, वीडियो इंटरव्यू, बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ता है एचआर पे। सबसे पहले मास रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर आ चुका है, आईटी कंपनी में बहुत ही कॉमन यूजेज है। मॉडर्न रिक्रूटमेंट टूल जैसे कि सोर्सिंग हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर रेडिट हो गया, गिटहब हो गया, फेसबुक ग्राफ एक्सरसाइज, नेटवर्क मंकी, लिंक्डइन। रेफरल में जैव ले सकते हैं, जॉब पोस्टिंग में इंडीड हो गया, जॉब टू कैरियर हो गया, कैंडिडेट मैनेजमेंट में वर्केबल, टास्क मैनेजमेंट में ट्रेलो, सिलेक्शन टूल में स्पार्क हाइक वैल्यू, ये सब नाम है कंपनी का, बस एक बार नाम सुन लीजिए, ना उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एडवांटेज क्या होता है कि वेब बेस्ड सॉल्यूशन मिलता है जो कि रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है, ये हमारे फास्टर और कन्वीनियंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये ऑटोमेट करता है और पेरोल प्रोसेसिंग को रिस्ट्रक्चर करता है, जिससे ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है पेरोल का, सबसे पहले कि कॉस्टिंग इफेक्टिव होता है, नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता है, यानी एचआर को रिमाइंड करेगा टैक्स पेमेंट का, सैलरी ड्यू डेट का, एम्प्लॉय कैलेंडर, एम्प्लॉय के स्ट्रेटेजी, सिक लीव, ओवर टाइम मेंटेन करेगा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। फिर पे स्लिप जनरेट करेगा रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, टाइम सेवर मतलब वर्क प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। फिर देखिए कुछ फीचर्स बताए जा रहे थे, कंसोलिडेशन, ऑटोमेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, सिलेक्शन टूल में जैसे स्पार्क हाइक व्यू, गैप जंपर, सर्वे मंकी एक्सेट्रा। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या होता है, रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करना, इजी कैंडिडेट का एनालिसिस होना, स्कोरिंग होना, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पर्पस देख लीजिए, फंक्शन देख लीजिए, एडवांटेज क्या है, कॉस्टिंग इफेक्टिव है, नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है, एम्प्लॉय कैलेंडर, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं HRIS क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये HR प्रोसेस को यूनिफाई करता है और डेटा को एम्प्लॉय करता है सिंगल सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये फंक्शन में बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल हैंडलिंग, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए HRIS का की फंक्शन क्या होता है कि बेनिफिट और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर पेरोल हैंडलिंग, एम्प्लॉय हैंडलिंग ट्रांजिशन, फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है, ऑटोमेशन हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, फिर हायर सिलेक्शन स्टैंडर्ड, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, अप टू डेट मटेरियल, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय को एनरोलमेंट बेनिफिट मिलता है, फिर एरर कम से कम होता है, कॉम्प्लाइंस, रियल टाइम डिसीजन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। राइट, अब देखिए एक होता है हमारा इंटरनल एंड सोशल मीडिया एज कम्युनिकेशन टूल। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल होता है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे पॉपुलर और एफिशिएंट बिजनेस कम्युनिकेशन टूल में आ जाता है आपका इंट्रानेट या सोशल इंट्रानेट, फिर चैट रूम, प्राइवेट एंड ग्रुप मैसेजिंग। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग एक पार्ट है, चैट रूम एक पार्ट है, बॉट्स होते हैं जैसे स्लैक, हिप चैट, स्काइप, डिसीजन फोरम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिव होते हैं नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन टूल को इंप्लीमेंट करना इंटरनेट के माध्यम से। बेनिफिट क्या क्या है, एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग, कस्टमर सर्विस। ठीक है, इंटरनेट ब्लॉग हो गया, वीडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ होंगे, ये सभी मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए। पॉडकास्ट, ठीक है, गैमिफिकेशन, सोशल मीडिया एज ए कम्युनिकेशन टूल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा आप देखिए फेसबुक, यामर, ट्विटर, लिंक्डइन, कंपनी ब्लॉग, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसके बाद आता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन को यदि एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास रिमोट एक्सेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया पॉलिसी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखिए सोशल मीडिया का एक्सेसिबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सोशल मीडिया पॉलिसी इंप्लीमेंट करे ताकि इन सभी प्लेटफॉर्म को अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सके। पहला आता है कि एम्प्लॉय अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं कंपनी के साथ, लेकिन वो क्लियरली अपने पोस्ट को पर्सनल रखेंगे।
राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय जो है सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल कंपनी के इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, जैसे डिज़ाइन प्लान, इंटरनल ऑपरेशन, लीगल मैटर, ये प्राइवेट रहेगा। एम्प्लॉय जो है ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपर कॉपीराइट और रेफरेंस लॉ। कंपनी ब्रांडिंग, एम्प्लॉय जो है कंपनी के लोगो या ब्रांडिंग को यूज़ नहीं करेंगे बिना प्रायर अप्रूवल लिए हुए कंसर्न अथॉरिटी से। एम्प्लॉय कंटेंट ऐसा पोस्ट नहीं करेंगे जो कि कंपनी के रेपुटेशन, ब्रांड इमेज या कॉमर्शियल इंटरेस्ट को डैमेज करे। एम्प्लॉय जो है रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे कंपनी के बिहाफ में विदाउट प्रायर अप्रूवल। कॉम्पेंसेशन एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कॉम्पेंसेशन और वेज जो है IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा प्राइमरी नेगोशिएट किया जाता है। की कंपोनेंट की बात करें तो एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन होता है जो कि देसाई अवार्ड, शास्त्री अवार्ड से गवर्न होता है। एक होता है ऑफिसर स्टाफ कॉम्पेंसेशन जो कि ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन यानी कि OSR से गवर्न होता है। एक होता है परफॉर्मेंस इंसेंटिव, तो यूनिफॉर्म पे स्ट्रक्चर होने के बावजूद बैंक रिकॉग्नाइज करती है और रिवार्ड करती है परफॉर्मेंस को इंसेंटिव प्रोग्राम से। तो कंपोनेंट्स की बात करें, सैलरी हो गया, बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। तो की कंसिडरेशन में कंसिस्टेंसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी आता है। एक होता है डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन जैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे सैलरी, बोनस, इंसेंटिव मिला। एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन जैसे पर्क, वेरिएबल पे, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, अदर अलाउंस मिलता है। स्ट्रेटजिक कॉम्पेंसेशन की बात करें तो एक होता है परफॉर्मेंस लिंकेज, एक होता है रिटेंशन। फिर आता है हमारा कॉस्ट टू कंपनी यानी C2C। CTC क्या बताया था कि टोटल सैलरी पैकेज ऑफ एन एम्प्लॉय, इसके अंदर सारा एक्सपेंस जो कि एम्प्लॉय के द्वारा खर्चा लिया जाता है वो सब आता है, जैसे बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन, मेडिकल रिम्बर्समेंट, क्लब मेंबरशिप। फिर एक आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉय से भी और एम्प्लॉयर से भी। और एक आता है रिम्बर्समेंट जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यूज़पेपर, फ़ोन बिल, रिम्बर्स अपॉन सबमिशन ऑफ बिल। एक टिपिकल CTC मॉडल का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि बेसिक सैलरी आपका हो गया, अलाउंस हो गया, परक्विजिट हो गया, फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया, रिम्बर्समेंट आ गया, ठीक है। तो ये टिपिकल CTC मॉडल होता है। अब एक आता है हमारा कॉम्पेंसेशन एंड एम्प्लॉय एट्रिशन। इसमें सबसे पहला आता है कॉम्पेंसेशन का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो पहला रोल क्या है कॉम्पेंसेशन का, आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन एंड रिटेंशन। कॉम्पेंसेशन एक क्रिटिकल फैक्टर होता है जिसमें आपका एम्प्लॉय का मोटिवेशन आता है, एम्प्लॉय का रिटेंशन आता है। फिर लिंक टू परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन जैसे कि बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को और रिटेंशन को। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में चैलेंज क्या है, पहला आता है एट्रिशन कंसर्न। तो मैनेजर वरी करते हैं कि इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन खासकर परफॉर्मेंस लिंक बोनस में, इस कारण से टॉप टैलेंट जो है बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और देखने लगेगा। फिर बैलेंस अप्रोच, ये स्ट्रेटजीज होता है एट्रिशन को मैनेज करने का, रिटेंशन स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। अब देखिए कॉम्पेंसेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक्स में। तो एक रीजनेबल लेवल ऑफ एट्रिशन को देखा जाता है बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिज्म के लिए, जो कि नए आइडियाज़ लाते हैं, स्टैग्नेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फिर खासकर PSB चैलेंज फेस करते हैं टी टैलेंट को रिटेन करने में, जैसे ट्रेजरी मैनेजर, क्रेडिट एक्सपर्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर मिलता है नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ठीक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको PMS बोलते हैं, ये मेजर करता है और इवैल्यूएट करता है जॉब रिलेटेड बिहेवियर को और आउटकम को। इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल, विजन, मिशन से आता है। PMS क्या हुआ है कि देखिए सबसे पहले हमारे पास ईयरली अप्रेजल था, वहाँ से शिफ्ट होकर आप कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे आ चुका है। तो इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, प्लानिंग प्रोवाइड करना। इसका अब 4 पार्ट होता है, इसको बोलते हैं PDRR, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज। प्लान का मतलब कि करंट परफॉर्मेंस को समझिए, एक्शन प्रायोरिटाइज कीजिए, इंप्रूवमेंट के लिए प्लान कीजिए। डू मतलब कि सिस्टम और प्रोसेस को इंप्लीमेंट कीजिए और रिस्क मैनेज कीजिए और इंप्रूवमेंट सपोर्ट कीजिए। फिर आता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिव्यू। तो रिव्यू का मीनिंग होता है कि आप इम्पैक्ट को देखिए, फीडबैक गैदर कीजिए, चेंजेस सर्कमस्टांस को समझिए। कुछ साइलेंट पॉइंट बताए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो इंडिविजुअल का गोल डेवलपमेंट, की रिजल्ट एरिया बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, गोल अलाइनमेंट, इन इंडिविजुअल का गोल कलेक्टिवली उन्होंने कॉर्पोरेट गोल को अचीव किया। फिर मैनेजर का असेसमेंट, पीयर या 360 डिग्री असेसमेंट, एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सभी इनके पार्ट होते हैं। फिर बात करें हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की, तो पहला आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में चैलेंज क्या क्या है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो 61% लाइन मैनेजर करंट प्रोसेस को फिल करते हैं, डोंट ड्राइव ग्रेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट का कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि व्हाट, हाउ। परफॉर्मेंस अप्रेजल है द डेवलपमेंट टूल, जॉब नॉलेज को मेजर करेगा, लीडरशिप, सुपरविजन, इन सभी को मेजर करेगा। यदि हम परफॉर्मेंस के असेसमेंट अप्रेजल प्रोसेस के स्टेप्स की बात करें तो पहला पॉइंट आता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कीजिए, एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट कीजिए, एक्चुअल
परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, कंपेयर कीजिए परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, अप्रेजल को डिस्कस कीजिए एम्प्लॉय के साथ। अब देखिए कुछ टेक्निक दिया हुआ है, जैसे कि पास टॉलरेटेड मेथड में रेटिंग स्केल आता है, जिसमें न्यूमेरिकल स्केल का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर एक आता है हमारे पास फोर्स चॉइस मेथड, ये पर्सनल बाइसेस कम करता है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि पुअरली फ्रेम स्टेटमेंट होता है। एक होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी स्केल पॉइंट में, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम किया जाता है, ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर क्रिटिकल इंसिडेंस यानी एक्चुअल जॉब बिहेवियर डिस्क्रिप्टिव, ये बाइसेस को कम करेगा, हाई इंप्रूवमेंट चांस रहेगा, लेकिन डिसएडवांटेज है कि नेगेटिविटी बाइस रहेगा, ओवरली क्लोज सुपरविजन रहेगा। एक आएगा हमारा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट या ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमन होता है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, सब्जेक्टिव होगा, सिक्रेटिव होगा, मैनिपुलेटिव होगा, पेन पोर्ट्रेट, रिटर्न डिस्क्रिप्शन होगा क्वालिटीज़ का और परफॉर्मेंस का। एक होता है हमारा फ्यूचर ऑडिट मॉडल में MBO आता है, यानी गोल स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना। फिर असेसमेंट सेंटर अप्रोच में हमारा मल्टीपल इवैल्यूएटर होते हैं जो कि परफॉर्मेंस को जज करते हैं सिचुएशन एक्सरसाइज के साथ। इसमें लीडरशिप, ग्रुप कंसेंसस, टास्क फॉर एक्शन, सिमुलेशन गेम, ओरल रिपोर्ट, ये सभी आता है। फिर एक आता है हमारा बिहेवियरली रेटिंग एंकर रेटिंग स्केल। MBO मेथड की बात करें, एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ाना, सेल्फ कॉम्पिटिशन बढ़ाना, इंकरेज करना, लीडरशिप स्किल डेवलप करना। असेसमेंट सेंटर अप्रोच मेथड में बताया था इवैल्यूएटर परफॉर्मेंस को जज करते हैं बहुत सारे सिचुएशन में। इसको यूज़ किया जाता है यदि हमें फर्स्ट लेवल सुपरवाइजरी पोजीशन सेलेक्ट करना है तो। एक BARS होता है, बी आपको इक्विटेबल अप्रेजल प्रोवाइड करेगा 5 स्टेप प्रोसेस से। एक 360 अप्रेजल जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा डेवलप किया गया था 1992 में, ठीक है। फिर ये टॉप मैनेजमेंट इवैल्यूएट करते हैं, इमीडिएट सुपीरियर, पीयर, सबऑर्डिनेट, सेल्फ, कस्टमर, सब कुछ इवैल्यूएट करता है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग की बात करें तो ये इंश्योर करता है कि राइट फिट मिले राइट जॉब के लिए कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल को मैच करके। ये CK प्रहलाद और गैरी हैमेट के द्वारा कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड कॉइन किया गया था। इसके अंदर स्किल, रिलेटेड नॉलेज, एट्रीब्यूट का आता है। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है कि स्किल या टेक्नोलॉजी जो कि डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएट करे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्टिव नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस का एग्जाम्पल, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग, जेनरिक कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप की कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई कीजिए किसी रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसको जॉब इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस सभी के लिए यूज किया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट KRA क्या होता है? की रिजल्ट एरिया। इसमें आता है हमारा कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स। तो इसमें आएगा पहला हमारा प्रोफिशिएंसी लेवल, जो कि पोजीशन और जॉब लेवल से वेरी होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर HR हेड, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, HR मैनेजर में देख सकते हैं आप। कॉम्पिटेंसी मैपिंग प्रोसेस की बात करें तो व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग प्रोसेस? तो इसमें क्या आएगा हमारा कि इसमें की कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कीजिए रोल के लिए ताकि HR प्रोसेस को इन्फॉर्म कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। जॉब पोजीशन सेलेक्ट कीजिए जिसमें कॉम्पिटेंसी मॉडल की रिक्वायरमेंट है। यदि बात करें असेसमेंट सेंटर का क्या रोल है कॉम्पिटेंसी मैपिंग में, तो सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन होगा जॉब रिलेटेड एक्सरसाइज के माध्यम से। फिर इन बास्केट एक्सरसाइज, वर्क ग्रुप, सिमुलेशन, प्लेइंग एक्सेट्रा। कॉस्टली होता है, डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इंटरपर्सनल स्किल से इन्फ्लुएंस होगा, पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा नॉन सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट पे। इफ यू टॉक अबाउट KRA क्या होता है? की रिजल्ट एरिया। तो की रिजल्ट एरिया क्या होता है कि आउटकम या रिस्पॉन्सिबिलिटी का जनरल एरिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन होता है, ठीक है। फिर बात करें KRA का और KPI का समरी। KRA क्या होता है? KRA टिपिकली में रोल के पास 3 से 5 KRA होता है ताकि ओवरलोड को अवॉइड कर सकें और इफेक्टिव डेलीगेशन हो सके। KRA का फोकस होता है रिजल्ट पे, ना कि डेली एक्टिविटीज़ पे। ये अलाइन करता है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। KRA में अराइव करना है तो पहले टीम मेंबर के साथ डिस्कस कीजिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए, टाइमलाइन एलोकेट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए KRA को टीम मेंबर को। फिर पीरियोडिक रिव्यू प्रोग्रेस लीजिए। KPI में क्या होता है? KPI मेजर करेगा KRA के अचीवमेंट को। ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। की KPI का एडवांटेज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, क्वांटिफाइबल होगा, क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, टाइम स्पेसिफिक होगा। फिर हम बात करें केस स्टडी की, जैसे बुक में आपका केस स्टडी दे रखा है ट्रेनिंग मैनेजर KPI का, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। इसका PDF के लिए आप मुझे हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा KPI से रिलेटेड पॉइंट्स। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर इंटायर मॉड्यूल B ऑफ HRM, जिसके अंदर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को कवर किए।